हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग जर्नल एंट्रीज के सेगमेंट में आगे बढ़ रहे हैं और आगे हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो जर्नल एंट्रीज में हम लोग क्या क्या करें। जर्नल एंट्रीज के सेगमेंट में ये हमारा लास्ट वीडियो है, एकदम ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, इंसॉल्वेंसी। लोग जर्नल एंट्री के सेगमेंट में लास्ट वीडियो की तरफ चल रहे हैं हम लोग और लास्ट वीडियो है हमारा इंसॉल्वेंसी से related। अब सिंपल वर्ड में आपसे इंसॉल्वेंसी के बारे में अगर आप पूछे तो आप क्या करेंगे? इंसॉल्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं कंगाल होना, दिवालिया। सिंपल वर्ड में याद रखिएगा तो व्हेन द पर्सन और इंस्टीट्यूशन, व्हेन द पर्सन और इंस्टीट्यूशन, when the person or institution, when the person or institution, when the person or institution are not able to pay, are not able to pay its debt, are not able to pay its debt on time, are not able to pay its debts on time, when the person or institution are not able to pay its debt on time, not able to pay its debts on time। अगर कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन अपनी लायबिलिटी का समय से पे करने में सक्षम न हो तो इस पर्सन या इंस्टीट्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी। इंडिया के अंदर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड दो एक्ट, इंडिया के अंदर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड दो एक्ट हैं। पहले एक्ट का नाम है प्रेसिडेंसी टोन इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रेसिडेंसी टोन इंसॉल्वेंसी एक्ट, जो कि इंडिया के अंदर कब आई थी? 1900 में। और दूसरा है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, जो कि इंडिया के अंदर कब बनी थी? 1920। कायदे से लॉ के अकॉर्डिंग जब इन दोनों एक्ट में से किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अब होता है जब कोई पर्सन या इंस्टीट्यूशन इंसॉल्वेंट, उसकी सारी प्रॉपर्टी कोर्ट सीज कर लेगी और बेटिंग के थ्रू उसकी एक एक प्रॉपर्टी को बेचा जाता है और लायबिलिटी का पेमेंट। इससे रिलेटेड हम कुछ एंट्रीज पढ़ लेते हैं। एंट्रीज है हमारा, ध्यान से देखिएगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा सेल्स गुड्स, एग्जाम्पल है हमारा सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम of rupees 10,000, sells goods on credit to Ram of rupees 10,000। हमने राम को क्रेडिट में सेल किया, कितने का गुड्स? 10,000। हम लोग जानते हैं सब, इसका एंट्री क्या हो जाएगा? राम अकाउंटेबल टू सेल्स अकाउंट। इस एंट्री का ये मतलब है तो हमको राम से कितना लेना है? 10,000। अब हुआ तो अगला ट्रांजैक्शन को एकदम ध्यान से समझिए। हमने राम को बेचा 10,000 रुपए का गुड्स, तो हमको राम से कितना चाहिए? 10,000। अब हुआ क्या? ट्रांजैक्शन है हमारा मिस्टर राम डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ट्रांजैक्शन है हमारा मिस्टर राम, राम डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मिस्टर राम डिक्लेयर्ड
insolvent. Mr. Ram declared insolvent, and nothing recovered from his property, and nothing recovered from his property. Nothing recovered from his property. Nothing recovered from his property. उसकी प्रॉपर्टी से कुछ भी पैसा रिकवर कुछ भी पैसा नहीं रिकवर हुआ और रिकवरी का अब कोई चांस भी नहीं। याद रखिएगा, जो इंसॉल्वेंसी के कारण अगर किसी से कुछ भी पैसा रिकवरी का चांस नहीं होता, उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। ऐसा डेब्ट्स जो बैड हो गया, मतलब जिसकी रिकवरी का कोई भी चांस नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। यहाँ क्या एंट्री हो जाएगी? यहाँ एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राम। एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राम। कितना अमाउंट हमने राम से कितना लेना था? 10,000। तो पूरा अमाउंट जो 10,000 है वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? बैड डेब्ट्स। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा मिस्टर राम इंसॉल्वेंट हुआ। अगला ट्रांजेक्शन है फिर हमारा मिस्टर राम डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। मिस्टर राम डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड मिस्टर राम डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन ए रुपीज एंड 50 पैसे या 50% लिखा होगा, 50 पैसे इन ए रुपीज, 50 पैसे इन ए रुपीज, 50 पैसे इन ए रुपीज रिकवर्ड या रिसीव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, रिसीव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पिछले एग्जाम्पल में कुछ भी रिकवर्ड नहीं हुआ, हमने पूरा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया? यहाँ क्या बोल रहा है? 1 रुपया में 50 पैसा मिलेगा, मतलब 50%। तो जो पैसा मिलेगा उससे हमको किसको डेबिट करेंगे? कैश, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 50 पैसे यानी कि 50%, 5,000 मिला। 5,000 नहीं मिला, कितना? 5,000, और मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। वो 5,000 कहाँ चला जाएगा? बैड डेब्ट्स में। बैड डेब्ट्स में हो जाएगा 5,000। तो क्या कर देंगे? राम, राम से हमको टोटल पैसा कितना चाहिए? समझ में? इंसॉल्वेंसी की एंट्री समझ में आई। एक और एंट्री इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड आती है, ध्यान से भी समझिएगा। रिसीव्ड ₹500, ध्यान से देखिएगा। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम मोहन। रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम मोहन against the bad debts, against the bad debts, against the bad debts written off last. Received ₹500 from Mohan against the bad debts written off last. इसका मतलब ये है, जो मोहन से 500 रुपया मिला, किस चीज का? बैड डेब्ट्स का, जो कि हमने लास्ट ईयर में यानी कि प्रीवियस ईयर में समाप्त कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था बैड डेब्ट्स में। इस कंडीशन में क्या होगा? मिला तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। और बैड डेब्ट्स का जो पैसा मिलता है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर। हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। कितना अमाउंट हो जाएगा? 505। और कुछ ट्रांजेक्शन लोग डिस्कस कर लेते हैं, एकदम ध्यान से देखिए। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा
अगला ट्रांजैक्शन है हमारा, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड नहीं है लेकिन स्पेशल जर्नल एंट्रीज के अंदर है। ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ है द रिसिप्ट रिसिप्ट VPP रिसिप्ट VPP from Mohan of ₹5। यहाँ देखिए नया वर्ड क्या है, VP। VPP का फुल फॉर्म होता है वैल्यू पेएबल पोस्ट। VPP का फुल फॉर्म होता है वैल्यू पेएबल पोस्ट। जैसे आज के डेट में हम लोग कुरियर का यूज करते हैं, तो अगर पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम लोग कुछ चीजें पार्सल के थ्रू मंगाते हैं, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, VP, वैल्यू पेएबल पोस्ट। बेसिकली इसमें होता क्या है, तो हमको कोई भी प्रोडक्ट तभी डिलीवर होता है जब हम लोग उसका पेमेंट। याद रखिएगा, जो VPP के केस में प्रोडक्ट हमको तभी मिलेगा जब हम कैश में पेमेंट करें। सिंपल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला, कैश अकाउंट डेबिट। या VPP के केस में सिंपल याद रखिएगा, तो हम पार्सल के थ्रू क्या मंगाए, गुड्स मंगाए, सिंपल एंट्री हो जाएगी VPP के केस में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल एंट्री हो जाएगी VPP के केस में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर यहाँ कोई एसेट्स खरीदेंगे तो परचेज की जगह पर एसेट्स का नाम हो जाए। एक और एंट्रीज ध्यान से देखिएगा, अगला एग्जांपल है हमारा पेड कैश टू राम। पेड कैश टू राम ऑन बिहाफ ऑफ मोहन। पेड कैश टू राम ऑन बिहाफ ऑफ मोहन। ध्यान से समझिएगा, ये ट्रांजैक्शन रियल लाइफ से रिलेटेड। हमने पेड किया राम को, लेकिन किसके बदले, मोहन। पेड किया राम को, लेकिन किसके बदले पेड किया, मोहन के बदले। जैसे मान लीजिए पेड करना था आपके पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स घर पर नहीं, तो क्लाइंट ने फोन किया आपके पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स ने बोला घर पर बच्चे होंगे, उनको आप दे दीजिए। तो दिया आपको, लेकिन वो दिया किसके बदले में, आपके पेरेंट्स के बदले। या हमने दिया राम को, लेकिन किसके बदले दिया, मोहन के बदले। राम से कोई मतलब नहीं। क्या हो जाएगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। उल्टी हो जाएगी मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। एकदम ध्यान से समझना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन और ज्यादा इम्पोर्टेंट है और रियल लाइफ से रिलेटेड है। वो ट्रांजेक्शन का हम हेडिंग देते हैं एक्सचेंज ऑफर। देखते होंगे बड़ी बड़ी बोर्ड लगा करके कंपनीज निकालती है, खास करके दीपावली के टाइम में एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर मतलब क्या, पुराना लाइव और नया ले। तो पुराना का वो वैल्यू करते हैं और नया आपको देते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस एक्सचेंज ऑफर को किया। हमारा एग्जाम्पल है एन ओल्ड टीवी। ध्यान से देखिएगा, हमारा एग्जाम्पल है एन ओल्ड टीवी एक्सचेंज विथ, एन ओल्ड टीवी एक्सचेंज विथ द न्यू, an old TV exchange with the new of rupees 1 lakh, of rupees 1 lakh। हमने एक पुराना टीवी एक्सचेंज किया नए टीवी, जिस न्यू टीवी का कॉस्ट कितना है, द वैल्यू ऑफ
The value of old TV. The value of old TV, rupees 20,000, but valued it, but valued it only rupees 15,000. Rupees 15,000. पुराना टीवी हमारे पास था 20,000, लेकिन उसको परचेजर ने कितने में वैल्यू किया? 15,000. पेड rupees 20,000. Paid rupees 20,000 by check. By check to TV house. Hence, यहाँ दुकान का क्या नाम है? टीवी हाउस. इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए. एक पुराना टीवी था हमारे पास 20,000 का, जिसको हमने एक्सचेंज किया न्यू टीवी में, जिसका कॉस्ट है 1 लाख. टीवी दुकान ने इसको वैल्यू किया कितने में? 15,000. हमने उसको 20,000 तुरंत दे दिया, और जिस दुकान से हमने एक्सचेंज करवाया था उसे दुकान का क्या नाम था? टीवी हाउस. क्या एंट्री होगी? ध्यान से देखिए. एंट्री हो जाएगी न्यू टीवी अकाउंट डेबिट. एंट्री हो जाएगी न्यू टीवी अकाउंट डेबिट. कितने का हो जाएगा? 1 लाख. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 5,000. तो 5,000 कहाँ से आया? जो हमारे पास टीवी था 20,000 का पहले से, उसका वैल्यू सिर्फ कितना किया गया? 15,000. यहाँ हमको लॉस हो गया कितने का? 5,000. टू हो जाएगा ओल्ड टीवी. टू हो जाएगा ओल्ड टीवी. ओल्ड टीवी का टोटल वैल्यू कितना था? 20,000. टू हो जाएगा बैंक. हमने चेक से उसको कितना दिया? 20,000. और बाकी जो पैसा बचा वो कहाँ चला जाएगा? उधार में हुआ. नाम लिखेंगे तो टीवी हाउस. क्या लिखेंगे? दुकान का नाम. दुकान का नाम क्या हो जाएगा? टीवी हाउस. ध्यान से लिखिए. इधर का टोटल कितना है? 2,05,000. इधर कितना है? 40,000. रिमेनिंग कितना बचा? 60,000. चौथा सही. मैं आशा और उम्मीद करता हूँ जो जर्नल एंट्रीज के जितने भी हमारे वीडियोस हैं, अगर कोई भी बच्चा क्लास 11 का ईमानदारी से देखेगा तो जर्नल एंट्रीज को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी. अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप खुशी से बिना किसी झिझक के कमेंट कीजिए. हम उससे रिलेटेड सेपरेट नेक्स्ट हम लोग जर्नल एंट्रीज के बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे और लेजर के बारे में डिस्कस करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद. आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है. ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को सजेस्ट कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लास. आज के लिए बस इतना ही.